हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2 ग्लोबल फ्रेमवर्क फॉर एक्सपोर्ट मार्केटिंग, जो है TY BCom एक्सपोर्ट मार्केटिंग के सब्जेक्ट में। आज इस चैप्टर में हम करने वाले हैं लेक्चर नंबर 6, ठीक है। और यहाँ पे आज हमें पढ़ना है डिफरेंट ट्रेडिंग ब्लॉक्स के बारे में, ठीक है। ट्रेडिंग ब्लॉक्स यानी कि इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, जिसका हमने मीनिंग्स एंड टाइप्स भी पढ़ा एंड उसके बाद हमने देखा था कि उसके इम्पैक्ट क्या क्या होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव बोथ इम्पैक्ट हमने पढ़े प्रीवियस सेशंस में। सो व्हाट इज़ इकोनॉमिक इंटीग्रेशंस, कि कोई कंट्रीज़ है, कुछ कंट्रीज़ जो आपस में ग्रुप बनाती है, इंटीग्रेट होती है, ठीक है, जिनका पर्पस क्या है, खुद की कंट्री में ट्रेड बढ़ाना, खुद की कंट्री का डेवलपमेंट करना वगैरह उनके ऑब्जेक्टिव होते हैं, ठीक है। ये सोच के कंट्रीज़ इंटीग्रेट होती है आपस में। हम कह सकते हैं वो इकोनॉमिक इंटीग्रेशन है। अभी आज यहाँ पे वैसे ही कुछ इंटीग्रेशंस हमें पढ़ने हैं कि कौन कौन से ट्रेडिंग ब्लॉक बने हुए। सबसे पहला आज हम पढ़ने वाले हैं यूरोपियन यूनियन, ठीक है बच्चों। यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है। यूरोपियन यूनियन, ये जो ट्रेडिंग ब्लॉक है सबसे बड़ा, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। हमने जब भी टाइप्स पढ़े थे इकोनॉमिक इंटीग्रेशन के, वहाँ पे जब भी हमने शुरुआत किया, प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट था, फ्री ट्रेड एरिया था, कस्टम यूनियन था, कॉमन मार्केट था, ठीक है, वगैरह हमने पढ़ा जो भी इकोनॉमिक यूनियन था। सबसे लोवेस्ट डिग्री ऑफ इंटीग्रेशन से शुरू होके हाईएस्ट डिग्री तक हमने पढ़ा। ये जो यूरोपियन यूनियन है वो हाईएस्ट डिग्री ऑफ इंटीग्रेशन कहा जाता है, ठीक है। अभी शुरुआत करें। यहाँ पे इन 1957 6 यूरोपियन नेशंस, दैट इज फ्रांस, इटली, जर्मनी, बेल्जियम, नेदरलैंड एंड लग्जमबर्ग signed the Treaty of Rome to form the European Community। सबसे पहले क्या हुआ इन 1957, 6 यूरोपियन नेशंस, कौन कौन से थे, फ्रांस, इटली, जर्मनी, बेल्जियम, नेदरलैंड एंड लग्जमबर्ग। इन्होंने क्या किया, ट्रीटी ऑफ रोम साइन किया, यानी कि एक एग्रीमेंट साइन किया एंड क्या बनाया, यूरोपियन कम्युनिटी बना दी इन 6 नेशंस ने मिलके। नाउ यूरोपियन, ये जो यूरोपियन कम्युनिटी थी गॉट ट्रांसफॉर्म टू यूरोपियन कॉमन मार्केट ECM, इसमें ट्रांसफॉर्म किया गया एंड लेटर उसके बाद ये बन गया यूरोपियन यूनियन। नाउ एट प्रेजेंट, ठीक है, सबसे पहले शुरुआत में 6 कंट्रीज़ ने मिलके एग्रीमेंट साइन किया था एंड यूरोपियन कम्युनिटी बनाया था। उसके बाद यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन हुआ एंड फाइनली जब यूरोपियन यूनियन बना, यहाँ पे कितनी कंट्रीज़ है, टोटल 27 कंट्रीज़ है इस ट्रेडिंग ब्लॉक में, जिन सब के नाम यहाँ पे हमें दिए हुए हैं, ठीक है। 27 यहाँ पे मेंबर नेशंस है। नाउ अभी हम आते हैं इसके ऑब्जेक्टिव पे कि ये जो यूरोपियन यूनियन बना, इसके ऑब्जेक्टिव क्या क्या रहे, कंट्रीज़ क्यों एक साथ आई, ठीक है, पर्पस क्या था। सबसे पहला था टू इम्प्रूव पॉलिटिकल रिलेशन अमंग मेंबर नेशन। इन सारी कंट्रीज़ को एक दूसरे के साथ के सबसे पहले तो पॉलिटिकल रिलेशंस सुधारने थे, ठीक है। पॉलिटिकल रिलेशंस यानी कि जो भी कुछ कंट्रीज़ के बीच में कुछ प्रॉब्लम्स रहती है, वॉर वगैरह होती रहती, काफ़ी सारे जो वो रिलेशन उन्हें इम्प्रूव करने थे सबसे पहले, ताकि शांति बनी रहे कंट्रीज़ के बीच में। नाउ नेक्स्ट इज टू एनहेंस इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ मेंबर नेशन। इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ाना है, कैसे बढ़ेगा इकोनॉमिक ग्रोथ, बैरियर्स हटा दिए जाएंगे, कंट्रीज़ में बिजनेसेस एक्सपांड होंगे, ग्रो करेंगे एंड कंट्री में इकोनॉमिक ग्रोथ आएगा। नेक्स्ट इज टू सपोर्ट मेंबर नेशंस एट इंटरनेशनल फोरम लाइक WTO, ठीक है। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में अगर कुछ चीज़ें डिस्कशन हो रही है, ट्रेड रिलेटेड मैटर्स कुछ डिस्कस हो रहे हैं, वहाँ पे क्या होगा, मेंबर कंट्रीज एक दूसरे को सपोर्ट कर सकती है। नाउ नेक्स्ट इज टू ट्रांसफ़र लेटेस्ट टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट टू मेंबर कंट्रीज़। ये सारी जो मेंबर कंट्रीज़ है, यहाँ पे 27 है,
सो वो क्या करेंगी, ऐसा नहीं हो सकता कि सारी ही कंट्री टेक्नोलॉजिकल लेवल पे सारी ही कंट्रीज़ आगे है और एक दूसरे के इक्वल है, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। कोई कंट्रीज़ बहुत आगे होगी टेक्नोलॉजी में, कोई पीछे हो सकती है, ठीक है। सो टू ट्रांसफ़र लेटेस्ट टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट टू मेंबर कंट्रीज, सो आपस में टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र कर सके वो, ये एक एम ऑब्जेक्टिव है इसका। नाउ नेक्स्ट इज टू एनकरेज फ्री मूवमेंट ऑफ लेबर एंड कैपिटल। क्या ऑब्जेक्टिव रहा उनका कि भाई एक मेंबर नेशन से दूसरे मेंबर नेशन में कैपिटल और लेबर दोनों इजीली मूव हो सकता है, ठीक है। कुछ ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन या बैरियर्स नहीं लगाए जाएंगे। नाउ नेक्स्ट इज टू इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट इन मेंबर नेशन। ऑफ कोर्स एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, कैसे बढ़ेगी, हमने पढ़ा था कि बैरियर्स हटा देंगे मेंबर नेशन तो बिजनेसेस इंक्रीज होंगे, एक्सपांड होंगे, एंड क्या होगा, वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली बोथ हमने पढ़ा था, दोनों तरीक़ों से एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी इन मेंबर नेशन। नाउ नेक्स्ट इज टू असिस्ट मेंबर नेशंस ड्यूरिंग नेशनल कैलामिटीज़ एंड अदर क्राइसिस, ठीक है। ये भी हो सकता है ना, नेशनल कैलामिटीज़ वगैरह होते रहता है, जैसे फ्लड हो गया, अर्थक्वेक हो गया वगैरह, कुछ भी प्रॉब्लम हो गई किसी एक मेंबर कंट्री में, सो क्या होगा, बाकी मेंबर नेशंस उसकी हेल्प करने तुरंत आ जाएंगे, ठीक है, ताकि वो मेंबर नेशन उस प्रॉब्लम से, उस क्राइसिस से फटाफट से बाहर निकल सके। सो ये एक ऑब्जेक्टिव हो गया। नाउ नेक्स्ट वन इज़ टू डेवलप सोशल एंड कल्चरल रिलेशंस। ऑफ कोर्स दो कंट्रीज़ है, सो उनके बीच में अगर बिजनेसेस अच्छे चल रहे हैं, बिजनेस रिलेशन अच्छे हैं, ट्रेड रिलेशन अच्छे हैं, तो क्या होगा, वो कंट्रीज़ आपस में सोशली एंड कल्चरली भी क्लोज हो जाती है। नाउ टू रिमूव, एंड नेक्स्ट इज टू रिमूव ट्रेड बैरियर्स इन ऑर्डर टू इंक्रीज इंट्रा रीजनल ट्रेड, ठीक है। इंट्रा रीजनल ट्रेड यानी क्या, दो कंट्रीज़ के बीच का ट्रेड, ठीक है। ये बहुत सारी जो ऊपर कंट्री बताई गई, सो जैसे पोलैंड एंड रोमानिया है या बल्गेरिया वगैरह वगैरह, आपस में उनका जो ट्रेड चल रहा है, सो क्या होगा, ये सारी कंट्रीज़ में मेंबर कंट्रीज़ ने क्या किया, बैरियर्स हटा दिए एक दूसरे के ऊपर से, ठीक है, जो भी ट्रेड बैरियर्स लगते थे। सो क्यों हटाए, उनका इंट्रा रीजनल ट्रेड बढ़े, आपस में ये लोग जो ट्रेडिंग करेंगे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करेंगे, वो बढ़े, उसके लिए उन्होंने हटा दिए बैरियर्स। तो ये सारे ही ऑब्जेक्टिव्स रहे ऑफ यूरोपियन यूनियन। नाउ नेक्स्ट हम देखते हैं इकोनॉमिक बेनिफिट्स टू मेंबर नेशन। इकोनॉमिक बेनिफिट्स टू मेंबर नेशन, अभी फ़ायदे क्या एक्चुअली में हो रहे हैं मेंबर नेशंस को। ऊपर तो ऑब्जेक्टिव पढ़े हमने, किस ऑब्जेक्ट से यूरोपियन यूनियन बना, लेकिन फ़ायदे क्या क्या मिले। सो सबसे पहला है यहाँ पे, फॉर्मेशन ऑफ यूरोपियन यूनियन हैज़ लेड टू ट्रेड क्रिएशन इन द रीजन, ठीक है। ट्रेड क्रिएशन हुआ, यानी कि मेंबर कंट्रीज़ के अंदर जो भी बिजनेसेस चल रहे हैं उनके डिमांड ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ने लगी, उसकी वजह से उनका प्रोडक्शन बढ़ा, एंड उनका क्या हुआ, ग्रोथ हुआ बिजनेसेस का, ठीक है। ये सारी चीज़ें हुई, इसका मतलब क्या हुआ, ट्रेड क्रिएशन हुआ इन मेंबर कंट्रीज़। नाउ नेक्स्ट इज यूरोपियन यूनियन हैज़ रिजल्टेड इन हेल्दी कॉम्पिटिशन अमॉन्ग द फर्म्स इन द रीजन। हेल्दी कॉम्पिटिशन बनाया यूरोपियन यूनियन ने, कैसे, मेंबर नेशंस ने आपस में बैरियर्स निकाल दिए, ठीक है। मतलब कोई भी कंट्री कहीं से भी इंपोर्ट कर सकती है, कोई भी कंट्री कहीं पे भी आसानी से एक्सपोर्ट कर सकती है। तो हम किसी एक कंट्री की बात करें, सो वहाँ पे डोमेस्टिक प्रोडक्ट भी है, इंपोर्टेड प्रोडक्ट भी आ रहा है, कंपटीशन बढ़ गया है। सो अभी कंपटीशन यानी कि क्या होगा, हेल्दी कंपटीशन होगा, वहाँ पे दोनों ही लोग ट्राई करेंगे कि हम अच्छे से अच्छा प्रोडक्ट बेचे कस्टमर को, ठीक है। सो क्या हो गया, हेल्दी कंपटीशन हो गया ना, कस्टमर का फ़ायदा हो रहा है। नाउ यूरोपियन यूनियन हैज़ रिजल्टेड इन कंज्यूमर वेलफेयर इन द रीजन, ठीक है। देखिए ये दोनों पॉइंट कनेक्टेड है, हेल्दी कंपटीशन आया रीजन में, कंट्री में, नेशन में, उसकी वजह से क्या हो रहा है,
कंज्यूमर को अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट मिल रहे हैं, कम प्राइस पे मिलेंगे, सो क्या हो रहा है, कंज्यूमर वेलफेयर होगा। नाउ नेक्स्ट बेनिफिट इज देयर हैज़ बीन इंक्रीज इन इकोनॉमिक ग्रोथ एटलीस्ट इन द इनिशियल स्टेजेस। इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ मेंबर नेशंस में, ठीक है। सो कैसे होगा इकोनॉमिक ग्रोथ, ट्रेड बैरियर्स निकल गए हैं, सो उसकी वजह से बिजनेसेस ग्रो करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट करेंगे, तो ग्रोथ आ रहा है मेंबर नेशंस में एटलीस्ट इन द इनिशियल स्टेज, यानी कि यूरोपियन यूनियन बना उसके शुरुआती स्टेज में तो इकोनॉमिक ग्रोथ कंफर्म हुआ ही हुआ है। Now there has been increase in employment opportunities. Of course businesses बढ़ेंगे, so क्या होना है, उस बिजनेस में भी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बढ़ेगी लोगों के लिए, एंड जो सपोर्टिंग बिजनेस है उसमें भी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बढ़ेगी। जैसे हमने प्रीवियस सेशंस में एग्जांपल लिया था कि टेक्सटाइल बिजनेस बढ़ रहा है किसी कंट्री का, मान लो, सो क्या होगा, उस बिज़नेस में तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बढ़नी है लोगों के लिए, साथ ही सपोर्टिंग बिजनेस यानी कि बैंकिंग है, इंश्योरेंस है, टेलीकम्युनिकेशन है वगैरह, वहाँ पे भी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बढ़ेगी। सो इंक्रीज हुआ इन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। नेक्स्ट बेनिफिट इज ऑन अकाउंट ऑफ कॉम्पिटिशन देयर हैव बीन टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स, ठीक है। कॉम्पिटिशन की वजह से क्या हुआ, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हुआ, बिजनेसेस अच्छे से अच्छे चलने लगे, प्रॉफिट कमा के उन लोगों ने क्या किया, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट किया बिजनेस में। नाउ नेक्स्ट इज देयर हैज़ बीन इम्प्रूवमेंट इन एफिशिएंसी ऑफ द फर्म्स इन द रीजन, ठीक है। फर्म्स की एफिशिएंसी बढ़ी, एफिशिएंसी कैसे बढ़ी, उन्हें इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल मिलने लगा, अच्छे से अच्छा टेक्नोलॉजी वो यूज़ करने लगे बिजनेसेस में, इस सारी वजह से क्या हुआ, एफिशिएंसी बढ़ी बिजनेसेस की। Now next is due to removal of trade barriers, prices reduced and demand increased, which led to economies of large scale to the firms in the region, ठीक है। मेंबर्स कंट्रीज़ ने आपस में बैरियर्स हटा दिए, सो बैरियर्स हटाने की वजह से क्या हो गया, प्राइसेस कम हो गए, प्राइसेस कम होने की वजह से डिमांड बढ़ने लगी, डिमांड बढ़ी तो सामने प्रोडक्शन भी बढ़ा, तो क्या हो गया, बिजनेसेस को इकोनॉमीज ऑफ लार्ज स्केल का बेनिफिट मिलने लगा। सो ये सारे ही फ़ायदे हुए ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ यूरोपियन यूनियन। अब ये फ़ायदे किसको मिले, टू द मेंबर नेशन, ठीक है। नाउ अभी उन लोगों ने बोला है फॉर एक्सप्लेनेशन, ये जो सारी ही चीज़ें हमने पढ़ी वो कौन सी थी, जो हमने इम्पैक्ट में पढ़ी थी इन प्रीवियस सेशन। इम्पैक्ट के जो हमने पॉइंट्स देखे थे, पॉजिटिव इम्पैक्ट के, वही सारे पॉइंट्स थे, तो एक्सप्लेनेशन में आप वही एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं, वहाँ पे जाके सुन सकते हैं। सो फॉर एक्सप्लेनेशन रिफर पॉजिटिव इम्प्लीकेशंस ऑफ ट्रेडिंग ब्लॉक्स। अभी यहाँ पे नेक्स्ट उन लोगों ने दिया हुआ है हमें स्पेशल अचीवमेंट्स ऑफ यूरोपियन यूनियन, ठीक है। जब यूरोपियन यूनियन जब फॉर्म हुआ तब से लेके कौन कौन से उसने अचीवमेंट किए, सो ये स्टूडेंट्स टोटली इंफॉर्मेटिव पार्ट है, सो आप अपने आप से इसे रीड कर सकते हैं, ठीक है। सो अभी यहाँ पे हम नेक्स्ट अभी करेंगे ट्रेडिंग ब्लॉक, नेक्स्ट वन हम स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, ठीक है, दैट इज़ एशियन। ये ट्रेडिंग ब्लॉक हम अभी पढ़ना शुरू करेंगे। सो देखते हैं इसके बारे में। नाउ द एशियन वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 8 अगस्त 1987 इन बैंकॉक बाय 5 ओरिजिनल मेंबर नेशंस दैट इंक्लूड, कौन कौन से 5 कंट्रीज थे, मलेशिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस, थाईलैंड एंड सिंगापुर, ठीक है। ये 5 नेशंस ने मिलके क्या बनाया, एशियन। एट प्रेजेंट देर आर 10 मेंबर्स, अभी प्रेजेंट सिचुएशन में 10 मेंबर्स यानी कि 10 कंट्रीज़ है, विच ऑल्सो इंक्लूड ब्रूनेई, कैम्बोडिया, लाओस, म्यांमार एंड वियतनाम। ये 5 कंट्रीज़ और ऐड हो गई इन प्रेजेंट सिचुएशन, 10 मेंबर है इसके। नाउ एशियंस ओरिजिनल पर्पस वॉज
to preserve peace among its member nations and to respond to the communist threat in the region from China. देखिए ये जो ट्रेडिंग ब्लॉक बना, सो इसका सबसे शुरुआती पर्पस, ओरिजिनल पर्पस ट्रेड रिलेटेड नहीं था, ठीक है, वो बाद में हुआ। ओरिजिनली पर्पस इसका क्या था, ये ग्रुप क्यों बना, ये ट्रेडिंग ब्लॉक क्यों बना, टू प्रिजर्व पीस अमोंग इट्स मेंबर नेशंस, कि भाई जितने भी हमारे मेंबर नेशंस हैं उन नेशंस में शांति बनी रहे, पीस बनी रहे, ठीक है, वॉर वगैरह ना हो, वैसा कोई डिस्टर्बेंस हमारी कंट्री में ना हो, ठीक है। और कम्युनिस्ट थ्रेट को भी उन्हें कम करना था। वो थ्रेट कहाँ से आ रहा था, फ्रॉम चाइना। नाउ ड्यूरिंग द फर्स्ट 9 years ऑफ एग्जिस्टेंस एशियंस प्राइमरी फोकस वॉज पॉलिटिकल। देखिए क्या चाहिए था उसे, शांति बनी रहे उसके नेशंस के बीच में। सो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव इसका पॉलिटिकल था। नाउ द इकोनॉमिक कोऑपरेशन बिगेन एट द फर्स्ट एशियन समिट इन बाली इन 1976 when the declaration of Asian Accord was signed। यानी कि 1976 में जब एग्रीमेंट साइन हुआ कंट्रीज़ के बीच में, तभी इकोनॉमिकली सोचा गया। उसके पहले इसका पर्पस टोटली पॉलिटिकल था। द एशियन कंट्रीज एग्रीड टू कोऑपरेट इन द सप्लाई एंड परचेज ऑफ बेसिक कमोडिटीज़, द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ प्रेफरेंशियल ट्रेडिंग अरेंजमेंट्स and stabilization of prices in the region and promotion of export earnings from production of regional commodities। देखिए शुरुआत में जब ये एग्रीमेंट साइन हुआ तभी उनका पर्पस क्या रहा कि जो बेसिक कमोडिटीज़ है, जो बेसिक हम कहें कंज्यूमर गुड्स जो रिक्वायर होते हैं, सो उसका सप्लाई करना एंड परचेस करना, ठीक है, ये उसका एम रहा, ठीक है। सो द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ प्रेफरेंशियल ट्रेडिंग अरेंजमेंट्स, जो हमने टाइप ऑफ इंटीग्रेशन में पढ़ा था सबसे पहला, प्रेफरेंशियल ट्रेडिंग अरेंजमेंट्स, सो उस तरीके का इंटीग्रेशन हुआ यहाँ पे। एंड द स्टेबलाइजेशन ऑफ प्राइसेस इन द रीजन, प्राइस स्टेबलाइज करना। अभी देखिए ये जो बेसिक कमोडिटीज़ की बात की है, ठीक है, मान लो किसी कंट्री में बेसिक कमोडिटीज़ की शॉर्टेज है, सो क्या होगा, उसकी प्राइस बढ़ जाएगी, लोगों के लिए डिफ़िकल्ट हो जाएगा बेसिक कमोडिटीज़ खरीदना। सो इसीलिए क्या किया, यहाँ पे ये एग्रीमेंट बनाया गया और मेंबर नेशंस में ट्रेड बैरियर्स हटाए गए। अब वो हटाने के वजह से क्या हुआ कि ये जो बेसिक कमोडिटीज़ है वो मेंबर्स आपस में बाइंग एंड सेलिंग कर पाएंगे, ठीक है, और वो भी लोवेस्ट प्राइस में। सो क्या होगा, बेसिक रिक्वायरमेंट तो सेटिस्फाई हो गई, प्राइस तो स्टेबलाइज रहेगी बेसिक कमोडिटीज़ की। एंड दूसरा क्या करना, प्रमोशन ऑफ एक्सपोर्ट अर्निंग्स फ्रॉम प्रोडक्शन ऑफ रीजनल कमोडिटीज़, ठीक है, ये सारे ही उनके पर्पसेस रहे। सो नाउ द एशियन कंट्रीज फॉर्म एशियन फ्री ट्रेड एरिया EFTA in September 1994. Now the EFTA initially set to function for 10 years in order to develop इंटर-एशियन ट्रेड, ठीक है। क्या हुआ, एशियन कंट्रीज़ ने क्या बनाया, एशियन फ्री ट्रेड एरिया बनाया इन 1994। सो उसका नाम क्या था, EFTA। अब इस EFTA के ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, क्या पर्पस रहा इसका, तो सबसे पहला टू रिमूव टैरिफ्स ऑन गुड्स प्रोड्यूस्ड इन द एशियन कंट्रीज़, ठीक है। देखिए टैरिफ बैरियर हटा दिया गया, टू रिमूव टैरिफ्स ऑन गुड्स प्रोड्यूस इन द एशियन कंट्रीज़। जो भी हमने मेंबर कंट्रीज़ पढ़ी वहाँ पे जो गुड्स बन रहा है उस पर टैरिफ नहीं लगेगा। नाउ टू एनकरेज FDI इन द रीजन, FDI यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, उसे इनकरेज किया गया, यानी कि एक कंट्री में के बिजनेसेस में दूसरी कंट्री से इन्वेस्टमेंट हो रहा है, सो ये अच्छी बात है, उसे और बढ़ाना चाहिए, ठीक है। उससे क्या हो रहा है, एक जहाँ पे इन्वेस्टमेंट हुआ है वो बिजनेसेस भी ग्रो करेंगे एंड सामने जिस कंट्री से इन्वेस्टमेंट हुआ है उसे भी अच्छे रिटर्न मिल पाएंगे उसकी इन्वेस्टमेंट पे। सो टू एनकरेज FDI इन द रीजन,
नाउ नेक्स्ट इज टू असिस्ट मेंबर नेशन ड्यूरिंग एमरजेंसीज वाला पॉइंट हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा कि किसी कंट्री में नेचुरल कैलामिटी या क्राइसिस वगैरह कुछ हो जाता है, सो उस कंट्री को हेल्प की ज़रूरत होती है। सो यहाँ पे क्या होगा, मेंबर नेशंस एक दूसरे को हेल्प करेंगे ऐसे समय में। नाउ नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव इज टू इम्प्रूव सोशल एंड कल्चरल रीजन्स अमॉन्ग मेंबर नेशंस। ऑफ कोर्स क्या होगा, मेंबर कंट्रीज़ के बीच में ट्रेड रिलेशंस अच्छे होंगे, पॉलिटिकली भी सब कुछ अच्छा है, पॉलिटिकली भी रिलेशंस अच्छे हैं, सो क्या होगा, वो लोग सोशली एंड कल्चरली भी पास आएंगे, ठीक है, वो रिलेशन भी उनके इम्प्रूव होंगे। एंड नाउ लास्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ एफ्टा इज टू प्रमोट रीजनल पीस एंड स्टेबिलिटी, ठीक है, रीजनल पीस एंड स्टेबिलिटी लाना, ये भी उसका ऑब्जेक्टिव है। सो नाउ अभी यहाँ पे अगर हम बेनिफिट्स की बात करें, इकोनॉमिक बेनिफिट्स टू द मेंबर नेशन, तो सेम देखिए, रिफर पॉजिटिव इम्प्लीकेशंस ऑफ ट्रेडिंग ब्लॉक। जो भी हमने ट्रेडिंग ब्लॉक के इम्पैक्ट पढ़े थे स्टूडेंट्स प्रीवियस सेशंस में, सो वही पॉइंट्स यहाँ पे लिखे जा सकते हैं इकोनॉमिक बेनिफिट्स टू मेंबर नेशंस में, ठीक है। अभी यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है स्पेशल अचीवमेंट ऑफ एशियन। सो यहाँ पे भी इंफॉर्मेशन ही दिया हुआ है, ठीक है, कि क्या क्या अचीवमेंट्स रहे इसके, इस ट्रेडिंग ब्लॉक के, सो वो भी आप रीड कर सकते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है, इंफॉर्मेटिव पार्ट रहेगा ये भी। अभी हम नेक्स्ट ट्रेडिंग ब्लॉक शुरू करते हैं, दैट इज़ साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, दैट इज़ सार्क, ठीक है। सो नाउ अभी इसकी शुरुआत करें। सो टू ब्रिंग अबाउट regional cooperation among South Asian countries, the SAARC was launched in December 1985 by 7 nations. कितने थे? 7 nations, 7 countries of South Asia, बांग्लादेश, भूटान, पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका, मालदीव्स एंड नेपाल। देखिए हमारा इंडिया भी यहाँ पे मेंबर है इन SAARC. Now in 2007 अफगानिस्तान joined this group as its 8th member nation. अफगानिस्तान ने बाद में ज्वाइन किया, लेकिन शुरू में कितने कंट्रीज़ इसके मेंबर बने? 7 कंट्रीज़, ठीक है, हमारा इंडिया भी एक मेंबर रहा। अभी इसके हम ऑब्जेक्टिव पढ़ते हैं कि ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सार्क क्या क्या होंगे। टू प्रमोट, सबसे पहला है to promote welfare of the people of the region and improve the quality of life, ठीक है, लोगों का वेलफेयर बढ़ाना है, क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव करना है। क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसे इम्प्रूव होगा लोगों का? जब उनकी इनकम बढ़ेगी, वो अच्छे से अच्छे प्रोडक्ट एंड सर्विसेज यूज़ कर पाएंगे, तभी क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ेगा। सो यहाँ पे क्या होना है, मेंबर नेशंस एक दूसरे पे टैरिफ बैरियर्स हटा देंगे। सो क्या हो रहा है, कम प्राइजेस में प्रोडक्ट को वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकते हैं आसानी से, ठीक है। सो सारे ही कंट्रीज़ में एटलीस्ट हम कहें बेसिक कमोडिटीज़ तो अवेलेबल हो ही जाएगी रिजनेबल प्राइस पे। सो क्या होना है, लोगों का वेलफेयर होगा। नाउ नेक्स्ट इज टू एक्सीलरेट इकोनॉमिक ग्रोथ इन द रीजन थ्रू रीजनल कोऑपरेशन, ठीक है, एक्सीलरेट यानी इंक्रीज होना, इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ाना इन मेंबर नेशन, ठीक है, ये एक ऑब्जेक्टिव रहा इसका। तो ऑफ कोर्स इकोनॉमिक ग्रोथ तो बढ़ेगा क्योंकि मेंबर नेशन आपस में बैरियर्स हटा देंगे। बैरियर्स हटने की वजह से क्या होगा, बिजनेसेस, एक्सपोर्ट बिजनेस बढ़ेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, सो कंट्री में ग्रोथ तो आएगा। सो नाउ ये एक ऑब्जेक्टिव रहा उसका। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव इज टू एक्सीलरेट सोशल प्रोग्रेस एंड कल्चरल डेवलपमेंट, एंड उसके बाद ऑब्जेक्टिव होगा उसका टू एनहेंस टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट इन द रीजन, ठीक है, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट आएगा इन द रीजन। जैसे हम कहें हमारे इंडिया में टेक्नोलॉजी थोड़ा कम है, ठीक है, अभी सारे ही कंट्रीज टेक्नोलॉजी में इक्वल तो नहीं हो सकते। सो हमारे इंडिया में ज़रूरत है टेक्नोलॉजी की, तो हम क्या करेंगे,
बैरियर्स हटने की वजह से हम टेक्नोलॉजी इंपोर्ट भी कर सकते हैं, या इकोनॉमिक ग्रोथ आने की वजह से हम टेक्नोलॉजी में अपग्रेडेशन कर सकते हैं, इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज टू प्रमोट एंड स्ट्रेंथन कलेक्टिव सेल्फ रिलायंस अमॉन्ग द मेंबर नेशंस, ठीक है। प्रमोट एंड स्ट्रेंथन कलेक्टिव सेल्फ रिलायंस हमें पता है ना, कलेक्टिव, तो अभी मेंबर नेशंस क्या सोचेंगे कि हमें किसी और मेंबर नेशन पे डिपेंड नहीं होना है, हम ही इतने स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, ठीक है, कि हम हमारे कंट्रीज़ का डेवलपमेंट कर सके। सो कलेक्टिव सेल्फ रिलायंस अमॉन्ग द मेंबर नेशन। नाउ नेक्स्ट इज टू कंट्रीब्यूट टू म्यूचुअल ट्रस्ट, अंडरस्टैंडिंग एंड अप्रिसिएशन ऑफ ईच अदर्स प्रॉब्लम, एंड उसके बाद टू स्ट्रेंथन कोऑपरेशन विथ अदर डेवलपिंग कंट्रीज़, ठीक है। अदर डेवलपिंग कंट्रीज़ जो भी है उनके साथ भी उन्हें भी कोऑपरेट करना, ठीक है। कोई नॉन मेंबर कंट्री है जो डेवलपिंग स्टेज पे, सो उसे भी कोऑपरेट करना। नाउ नेक्स्ट इज टू स्ट्रेंथन कोऑपरेशन अमॉन्ग मेंबर नेशंस एट इंटरनेशनल फोरम सच एज WTO ऑन मैटर्स ऑफ कॉमन इंटरेस्ट, ठीक है। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के पास अगर कुछ मैटर डिस्कशन हो रहे हैं, सो वहाँ पे मेंबर कंट्रीज एक दूसरे को सपोर्ट करेगी, कोऑपरेट करेगी। एंड नेक्स्ट इज टू कोऑपरेट विथ इंटरनेशनल एंड रीजनल ऑर्गेनाइजेशन विथ सिमिलर ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। सो ये रहे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सार्क। नाउ नेक्स्ट हम देखें अगर इसमें, सो सेप्टा के बारे में हमें पढ़ना है, दैट इज साउथ एशियन प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट, ठीक है। साउथ एशियन प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया गया जिसे सेप्टा कहेंगे। सो एज अ स्टेप टुवर्ड्स ट्रेड लिबरलाइजेशन अमॉन्ग सार्क मेंबर्स नेशंस, सेप्टा was signed by Council of Ministers in Dhaka on April 11, 1993. The SEPTA agreement came into force in December 1995, ठीक है। अभी ये जो एग्रीमेंट बनाया गया वो कभी उन लोगों ने साइन किया इन 1993 मेंबर कंट्रीज़ में, लेकिन एप्लीकेबल कब से किया गया, 1995 से। नाउ सेप्टा कंटेन्स प्रोविजंस for giving special and favorable treatment to the LDCs in the SAARC region, ठीक है। जो LDC यानी हम कहें कि जो लोअर डेवलपिंग कंट्री है, लोवेस्ट डेवलपिंग कंट्री, सो उन्हें स्पेशल एंड फेवरेबल ट्रीटमेंट देना। ड्यू टू दिस अ नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स आर एंजॉइंग प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट्स, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज सेफ्टा, दैट इज साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ठीक है। ऊपर हमने पढ़ा सेफ्टा, अभी हम सेफ्टा के बारे में पढ़ते हैं। सो सेफ्टा इन 2004 सार्क कंट्रीज साइंड सेफ्टा। दिस एग्रीमेंट हैज़ प्रोवाइडेड अ बूस्ट टू ट्रेड ग्रोथ विद इन द रीजन, ठीक है। क्या किया इसने, विद इन द रीजन ट्रेड को बढ़ाया इस एग्रीमेंट ने। Now the SEFTA came into operation with effect from 2006, 2006 में आया, पहले ये आया था, उसके बाद सेफ्टा आया। अभी प्रोग्रेस एंड प्रोस्पेक्ट्स के बारे में जाने। सो द प्रोग्रेस ऑफ रीजनल कोऑपरेशन अमॉन्ग द सार्क मेंबर कंट्रीज इज वेरी स्लो ड्यू टू एथनिक प्रॉब्लम, बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट्स, डिफरेंसेस इन पॉलिटिकल सिस्टम एंड आइडियोलॉजीज, ठीक है। इसका प्रोग्रेस कैसा रहा, प्रोग्रेस एंड रीजनल कोऑपरेशन अमॉन्ग सार्क मेंबर, यानी कि जितने हमने ऊपर मेंबर पढ़े इंक्लूडिंग इंडिया, इंडिया भी था। सो इनका प्रोग्रेस कैसा रहा, स्लो रहा, क्योंकि एथनिक प्रॉब्लम आती है कंट्रीज़ के बीच में, बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट्स काफ़ी सारे हैं, ठीक है। वहाँ पे स्टेबिलिटी नहीं है, डिफरेंसेस इन पॉलिटिकल सिस्टम एंड आइडियोलॉजीज, वो भी सब थिंकिंग सिस्टम वगैरह अलग अलग है पॉलिटिकल लेवल पे भी। सो ये सारे इश्यूज़ की वजह से क्या हुआ, इसके प्रोग्रेस में प्रॉब्लम हो गई। नाउ द पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज हैव टू बरी देयर डिफरेंसेस इन कॉमन इंटरेस्ट फॉर द पर्पज ऑफ प्रमोटिंग देयर ट्रेड। अभी इन्हें अगर प्रोग्रेस करना है, ये मेंबर नेशंस को, सार्क के मेंबर नेशंस को,
तो इन्हें क्या करना होगा भाई, सबकी भलाई के लिए कि हम 8 मेंबर हैं तो हम 8 मेंबर कंट्रीज़ खुद की भलाई के लिए हमारे कुछ कुछ थिंकिंग को या हम कहे सिस्टम को हम कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे, ऐसा इन लोगों ने सोचना पड़ेगा, तब जाके ही प्रोग्रेस हो पाएगा. सो दे हैव टू रियलाइज दैट द रीजनल इकोनॉमिक ग्रोथ कैन बी फास्टर थ्रू कोऑपरेशन रादर देन कॉम्पिटिशन अमॉन्ग द मेंबर नेशन. यानी कि इन्होंने समझना होगा कि हम मेंबर नेशन अगर एक दूसरे को कोऑपरेट करेंगे तभी ही हम ग्रो कर सकते हैं, कॉम्पीट करेंगे तो नहीं कर पाएंगे. ठीक है, जैसे किसी एक कंट्री में टेक्नोलॉजी कम है, टेक्नोलॉजी वाइज कोई कंट्री पीछे है, कोई एक कंट्री आगे है यहाँ पे मेंबर नेशन, तो भाई उन्होंने दोनों ने कंपटीशन नहीं करना है एक दूसरे में कि हम आगे हैं तुम पीछे, नहीं, कोऑपरेट करना होगा. ठीक है, कोऑपरेट करना होगा कि भाई यहाँ से टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र हो जाए इजीली दूसरे कंट्री में, तो वो भी टेक्नोलॉजिकली आगे आ रहा है. सो कोऑपरेशन होगा तो ही ये लोग प्रोग्रेस कर पाएंगे, नहीं तो पीछे रह जाएंगे. सो देयर आर immense potentialities for mutual cooperation for the purpose of growth and prosperity of region and also to promote peace and stability in the region. Now अभी यहाँ पे फिर से इकोनॉमिक बेनिफिट्स की बात करें टू द मेंबर नेशन, तो रिफर पॉजिटिव इम्प्लीकेशंस ऑफ ट्रेडिंग ब्लॉक्स. ट्रेडिंग ब्लॉक्स के जो हमने पॉजिटिव इम्पैक्ट पढ़े थे वही पॉइंट्स यहाँ पे लिखने होंगे. ठीक है, अभी नेक्स्ट हम ट्रेडिंग ब्लॉक देखते हैं, दैट इज नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एरिया. नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एरिया की बात करेंगे. सो इन सितंबर 1993 द यूएसए, कैनेडा एंड मैक्सिको साइन द नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट. ठीक है, कभी साइन हुआ ये एग्रीमेंट? इन 1993. कितने कंट्रीज थे? यूएसए, कनाडा एंड मैक्सिको, विच क्रिएटेड ट्रेडिंग ब्लॉक नेफ्टा. Now it came into force on 1st January 1994. NAFTA was expected to remove all trade barriers among the member by 2009. ठीक है, अभी इन लोगों ने ऐसा एक्सपेक्ट किया कि मेंबर कंट्रीज़ के ऊपर जो भी ट्रेड बैरियर्स लगते हैं वो सारे ही निकल जाएंगे. कब तक? बाय 2009. Now NAFTA is the largest trading bloc in the world. In 2019-20, the NAFTA was ranked first among the trading blocs with the total merchandise export of US dollar 59,564 billion. In 2020, NAFTA was replaced by USMCA, that is United States, मैक्सिको एंड कैनेडा. ठीक है, नेफ्टा को बाद में रिप्लेस कर दिया गया. नाउ अभी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नेफ्टा पढ़ते हैं, किस ऑब्जेक्टिव से इसे बनाया गया. सो सबसे पहला है टू एलिमिनेट ट्रेड बैरियर्स ऑन ट्रेड एंड फैसिलिटेट मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. ऑफ कोर्स ट्रेड बैरियर्स हटा देना ऑन मेंबर कंट्रीज, पहला ऑब्जेक्टिव. नेक्स्ट इज टू डेवलप कल्चरल एंड सोशल रिलेशंस. बिजनेस रिलेशंस, ट्रेड रिलेशंस अच्छे होंगे मेंबर कंट्रीज़ के बीच में, सो सोशल एंड कल्चरल रिलेशंस भी इम्प्रूव होंगे. नेक्स्ट इज टू रिमूव रिस्ट्रिक्शंस ऑन ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी टू मेंबर नेशंस. यानी कि मेंबर नेशंस आपस में टेक्नोलॉजी फ्रीली ट्रांसफ़र कर सकते हैं, उस पर कोई भी रिस्ट्रिक्शन या बैरियर्स नहीं लगेंगे. Next is to negotiate collectively with non-members on certain foreign trade matters. अभी 3 कंट्रीज़ थी ऊपर, सो 3 कंट्रीज़ क्या करेगी, एक साथ मिल के नॉन मेंबर कंट्रीज़ जो है उसके साथ डिस्कशन करेगी या नेगोशिएट करेगी, हम कहें किस चीज़ में, फॉरेन ट्रेड मैटर्स में. नाउ नेक्स्ट इज़ टू प्रमोट फेयर कॉम्पिटिशन इन फ्री ट्रेड एरिया. यानी कि उनके मेंबर नेशंस के जो रीजन है उसमें फ्री ट्रेड एरिया डेवलप करना.
उसमें फेयर कंपटीशन लाना फ्री ट्रेड एरिया में। नेक्स्ट इज टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन एंड एनफोर्समेंट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। ठीक है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट यानी कि किसी बिजनेस ने कुछ नया इन्वेंशन किया हुआ है या कोई नई कुछ मेथड ढूंढी हुई है, सो उसके लिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट लिया जाएगा। सो उसके लिए उसे अच्छे से प्रोटेक्शन मिलना चाहिए। नाउ नेक्स्ट इज टू डेवलप इंडस्ट्रीज इन मैक्सिको in order to create employment and to reduce migration from Mexico to USA। मैक्सिको से यूएस में माइग्रेशन हो रहा था, यानी कि लोग यहाँ से यहाँ मूव हो रहे थे फॉर द पर्पज़ ऑफ एम्प्लॉयमेंट। सो अभी इन लोगों ने क्या सोचा कि मैक्सिको में ही इंडस्ट्रीज़ डेवलप करते हैं ताकि वहाँ पे ही लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल जाए। सो मैक्सिको से यूएसए में लोगों को माइग्रेट ना होना पड़े एम्प्लॉयमेंट के पर्पज़ से। नाउ नेक्स्ट इज टू असिस्ट मैक्सिको in earning additional foreign exchange to meet its foreign debt burden। ठीक है, मैक्सिको को जो फॉरेन डेप्ट है उसके ऊपर, तो वो उसे पे करने के लिए उसे हेल्प करना कि वो फॉरेन एक्सचेंज अर्न कर सके। ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज अर्न करेगा तो वो उसके सामने उसे जो डेप्ट है उस कंट्री के ऊपर उसे चुका पाएगा। सो उसमें उसे हेल्प करना। सो ये सारे ऑब्जेक्टिव्स रहे of NAFTA। Now next is measures undertaken by NAFTA। कौन कौन से measures लिए NAFTA ने? So residents of NAFTA nations can invest freely in other NAFTA countries। ठीक है, NAFTA कंट्रीज आपस में फ्रीली इन्वेस्टमेंट कर सकती, एक कंट्री दूसरे कंट्री में फ्रीली इन्वेस्टमेंट करेगी, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। नेक्स्ट इज प्रोटेक्शन ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स of the member countries। next is free movement of labor from one country to another। labor movement भी freely हो सकता है, कोई restriction नहीं है। next is pollution control along the USA Mexico border। pollution control के बारे में भी इन लोगों ने सोचा। next is standardization of product standards in member countries। ठीक है, मेंबर कंट्रीज़ में प्रोडक्ट स्टैंडर्ड डिसाइड किए जाएंगे। सो ये कुछ मेजर्स लिए नेफ्टा ने। सो यहाँ पे नाउ नेक्स्ट इज इकोनॉमिक बेनिफिट्स टू मेंबर नेशन। सो इसके इकोनॉमिक बेनिफिट्स में पॉजिटिव इम्प्लीकेशन ऑफ ट्रेडिंग ब्लॉक्स जो हमने पढ़े थे वही पॉइंट्स यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट इज हियर स्पेशल अचीवमेंट ऑफ नेफ्टा मेंबर्स। सो यहाँ पे फिर से इंफॉर्मेटिव पार्ट आ रहा है। ठीक है, कि क्या क्या अचीवमेंट्स रहे ऑफ नेफ्टा, सो वो आप रीड कर सकते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, सो अभी नेक्स्ट हम ट्रेडिंग ब्लॉक जो है वो पढ़ेंगे नेक्स्ट सेशन में। ठीक है, नेक्स्ट सेशन में हम पढ़ेंगे। सो यहाँ पर इस सेशन को हम वाइंड अप करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में स्टूडेंट्स। थैंक यू सो मच एवरीवन।